Hi there, I'm Ashish Tyagi and I welcome you all of you to my YouTube channel, Ram Tutorials. Okay, today we are going to study about what happened, what were the consequences that led to First World War, and what are the causes and what are the consequences which led to First World War. But we are going to decode it. What are the root causes, how things happen, and how things turned up badly. Okay, so we are going to learn it through, first of all, through the maps. Okay, so moving on to, आज हम मैप से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका ये यूरोप का मैप है 1914 में, ठीक है ना। 1914 में यूरोप का मैप है। आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर रशिया है, ठीक है ना। रशिया है, इधर जर्मनी, इधर ग्रेट ब्रिटेन है, इधर फ्रांस है, ठीक है ना। आप ये देखते हैं कि उस समय में ग्रेट ब्रिटेन की नेवी बड़ी कैपेबल नेवी थी, ठीक है ना। फ्रांस in comparison to Great Britain was a little low in navy, but they were all okay. इनके जो शोर्स हैं यहाँ से ये बहुत ज्यादा ट्रेडिंग करते थे, तो एक तरह से इनका दबदबा था, इनका नेवी पर इनका दबदबा था और ट्रेडिंग पर इनका दबदबा था। अब यहाँ पर रशिया को इधर अटलांटिक सागर में आने के लिए पहले तो यहाँ पर काला सागर है, ब्लैक सी है, ब्लैक सी से होते हुए उसे मेडिटेरियन सी पर एक्सेस चाहिए था। मेडिटेरियन सी पर एक्सेस होते हुए यहाँ ये मेडिटेरियन सी में यहाँ आ गया, फिर ये एंड्रियन सी है, यहाँ पर ऊपर यहाँ पर बाल्टिक कंट्रीज हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके यहाँ पर ब्लैक सी में उसको एक्सेस चाहिए था, जहां से उसे ब्लैक सी से एक्सेस मिल जाता मेडिटेरियन सी में, और मेडिटेरियन से एक्सेस मिल जाता उसे अटलांटिक सी में। तो रशिया जो है उस समय बड़ा तड़प रहा था कि उसको समहाउ अपनी नेवी को एक्सेस देना था अटलांटिक सी में। अब अगर वो यहां से जाता, बाल्टिक सी से होकर जाता तो लंबा पड़ता बहुत, ऊपर से यहाँ पर बहुत फ्रीजिंग एरिया है, बहुत आइसी एरिया है, तो यहाँ पर बड़ी डिफिकल्टी पड़ती। तो उसे यहाँ पर बाल्टिक रीजन में उसको चाहिए था एक्सेस, ठीक है ना। बाल्टिक कंट्रीज को उसको चाहिए था एक्सेस, कि बाल्टिक कंट्रीज को कैसे वो जीत जाए। और यहाँ पर आप ये देखेंगे जो आपके अपने पॉलिटिकल मैप्स में, वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप्स में आप देखेंगे तो क्रीमिया एक जगह है, ठीक है ना। तो क्रीमिया को, और अभी भी आप देखिए 2019 में उसने क्रीमिया को पर क्योंकि उसको एक्सेस चाहिए था ब्लैक सी में, तो उसने मतलब उसको हत्या लिया समहाउ यूक्रेन से, ठीक है ना। वो अलग इशू है। तो उसको पहले से भी उसको एक्सेस चाहिए था आपका क्रीमिया को उसको चाहिए था। क्रीमिया वो समहाउ जीतना चाहता था, क्रीमिया के थ्रू वो ब्लैक सी में पहुंचे और ब्लैक सी के थ्रू वो यहाँ पर मेडिटेरियन सी में पहुंचे और मेडिटेरियन सी से उसको एक्सेस मिल जाता अटलांटिक सी में। चलिए, तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं जर्मनी है, इधर पोलैंड है, ठीक है ना, बेल्जियम है, लग्जमबर्ग है, ठीक है ना। तो ये सारी बाल्टिक कंट्रीज थी। यहाँ पर ये आपका मैसिडोनिया है, रोमानिया इधर आ गया। तो ये बुल्गारिया, ये जो आपकी जो ग्रीस, बुल्गारिया, ये बड़ी क्रूशियल जगह थी। और ये उस समय में आप ये समझ लीजिए लेट 1875 समझिए, राउंड अबाउट 75 में ये सारा का सारा ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ कंट्रीज थे, जैसे सर्बिया था। सर्बिया बहुत पावरफुल कंट्री था उस समय, ठीक है। और सर्बिया था, ये सर्बिया, तो इसको मतलब काफी ये प्रोमिनेंट बाल्टिक कंट्री के रूप में उभरा था और इसको लीड करना था, समहाउ इसको लीड करना था। रोमानिया है, बुल्गारिया है, ग्रीस है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सिलसिलेवार कौन से वॉर्स हुए और क्या क्या चीजें थी, कि जिस हिसाब से पूरा जो पॉलिटिकल मैप है और जो पॉलिटिकल चेंजेस हुए और ट्रीटीज हुई जिन्होंने लीड किया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से। चलिए, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर रशिया को समहाउ एक्सेस चाहिए था मेडिटेरियन सी तक थ्रू बाल्टिक, उसको क्रीमिया पर हम चाहिए था, उसको क्रीमिया की लैंड चाहिए थी ताकि तुम ब्लैक सागर में वो एक्सेस मिल जाए, ब्लैक सी से उसको एक्सेस मिल जाए मेडिटेरियन सी में, मेडिटेरियन सी से उसको एक्सेस मिल जाए अटलांटिक सी में, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि 1853 में एक वॉर हुआ जिसको बोलते हैं क्रीमियन वॉर। तो 1853 में क्रीमियन वॉर हुआ। मैं आपको थोड़ी एक रूपरेखा दे देता हूँ पहले से,
ठीक है ना। तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या क्या कौन कौन सी इवेंट हुई और क्या क्या कब कब इवेंट हुई जिन्होंने लीड किया 1943 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 1853 से 1856 तक एक वॉर चला क्रीमिया में, जिसको हम बोलते हैं क्रीमियन वॉर। और उस क्रीमियन वॉर में आपका इटली को भी स्वतंत्रता मिली। इटली गॉट इट इंडिपेंडेंस इन क्रीमियन वॉर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, रशिया ने हमला कर दिया क्रीमिया पर, और उस ये जानते थे, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन जानते थे कि भाई अगर रशिया को एक्सेस मिल गया तो ये फिर जो है कब्जा लेगा सारा ट्रेड, वर्ल्ड ट्रेड जो हमारे हिस्से में है। इन्होंने मिलकर रशिया को हरा दिया, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, क्रीमियन वॉर हार गया। और फिर एक संधि हुई आपकी फ्रांस में, एक संधि हुई, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं फ्रांस के बीच में और जर्मनी के बीच में एक संधि हुई जिसको हम बोलते हैं फ्रैंकफर्ट की संधि, फ्रैंकफर्ट की ट्रीटी, ठीक है ना। तो उसके हम देखते हैं कि सिलसिलेवार क्या क्या तरीके थे, क्या क्या वॉर्स हुए जिन्होंने लीड किया। बेसिकली जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है ना, वो एक ट्रीटी की, बहुत सारी ट्रीटीज हुई थी जिनका रिजल्ट हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है ना। हुआ ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ ये कि ऑस्ट्रिया, ये सर्बिया, इसमें 1913 में 1913 टू 1915 में ये जो बाल्टिक कंट्रीज है ना, इन्हें आज़ादी चाहिए थी टर्की से इन्हें आज़ादी चाहिए थी। और टर्की से इन्हें आज़ादी मिलती तब इन्होंने क्या किया, इन्होंने मार्सिडोनिया, ये जो इलाका है ग्रीस का, इन्होंने इसे जीत लिया, ठीक है, जीत लिया। अब इनको लीड किया सर्बिया ने उस वॉर में, फर्स्ट वॉर ऑफ बाल्टिक कंट्रीज ने यूनाइट की। ये सारे के सारे टर्की के अंडर, ऑटोमन एम्पायर के अंडर में आते थे। तो इन्होंने क्या किया कि भाई हमें अपनी आज़ादी चाहिए, हमें अपनी नेशनैलिटी चाहिए और हम जो है वो पाके रहेंगे। इन्होंने सबने एक साथ जुड़ गए और उन्होंने टर्की पर हमला कर दिया और टर्की हार गया, ठीक है ना। यहाँ पर टर्की हार गया। चलिए, तो इन्होंने ये मैसिडोनिया इन्होंने जीत लिया। तो इन्होंने फिर क्या हुआ कि अब बंदरबाट होगी मैसिडोनिया की, भाई कौन सा इलाका जीता हुआ इलाका है, इसे कौन कौन लेगा। तो इन्होंने क्या हुआ, फिर इनके बीच में अमंग्स देमसेल्फ दे स्टार्टेड टू वॉर, ठीक है ना, दे स्टार्टेड टू फाइट अमंग्स देमसेल्फ। तो इनमें जीता और लीड किया वो जीत जर्मनी की मदद से, वो जो है आपका ऑस्ट्रिया हंगरी ने वो अपने हिस्से में ले लिया वो इलाका। अच्छा, ऑस्ट्रिया हंगरी में जो बेसिकली जो इलाका जीता था, ऑस्ट्रिया हंगरी में ये बोलते थे कि यहाँ पर जो सर्ब्स हैं, यहाँ पर जो कंट्री मैन हैं वो सर्ब्स हैं बेसिकली। तो वो सर्ब्स हैं, वो सर्बिया में जुड़ना चाहते थे, लेकिन ऑस्ट्रिया हंगरी को पसंद नहीं था, ठीक है ना। मतलब सर्बिया को ऑस्ट्रिया हंगरी के जो किंग थे और जो क्वीन थे उनको पसंद नहीं था। बैक ऑफ द स्टोरी अगर थोड़ा और पीछे जाए तो जर्मनी में एक शख्स था जिसको हम बोलते हैं बिस्मार्क। तो बिस्मार्क ने जो है गुट बनाए थे उस समय। बिस्मार्क ने बहुत संधियां की थी, सीक्रेट उसने ट्रीटी की थी। बिस्मार्क ने ट्रीटी की थी, वो चाहता था कि फ्रैंकफर्ट की संधि से पहले बहुत साल पहले जर्मनी ने यहाँ पर हमला किया था फ्रांस का, और यहाँ पर उन्होंने रौंदा था फ्रांस को, ठीक है ना। तो उसे ये मालूम था कि फ्रांस कभी ना कभी हम लोगों से बदला जरूर लेगा। और वो एक्टिव हुआ 1880s में। उसने बहुत सारी सीक्रेट अलायंस की। उसने ऑस्ट्रिया हंगरी को से भी अलायंस किया कि भाई जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो मैं आ जाऊंगा। उसने रशिया से भी अलायंस किया। उसने ये कहा कि भाई मैं आपको भी कुछ ना कुछ दिला दूंगा। उसने इटली से भी अलायंस किया कि भाई मैं भी तुम्हें कुछ ना कुछ दिला दूंगा। और उसने ग्रेट ब्रिटेन से भी अलायंस किया। लेकिन बिस्मार्क की जो स्टोरी है वो चल नहीं पाई, क्योंकि उस समय जर्मनी में एक और राजा आया जिसको बोलते हैं विलियम। तो विलियम जब आया तो विलियम ने कहा कि नहीं, मैं जो है ब्रिटेन से भी बेहतरीन बनाऊंगा नेवी। और यहाँ पर ब्रिटेन को लगा कि नहीं भाई यहाँ तो ये गड़बड़ी करेगा, ठीक है ना। तो बिस्मार्क समहाउ आउट ऑफ पिक्चर चला गया। लेकिन वो एक रूपरेखा खींच गया कि कौन कौन से गुट किस किस के साथ जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है। देखिए, उसने रशिया के साथ ट्रीटी कर ली, उसने ग्रेट ब्रिटेन के साथ ट्रीटी कर ली। इस बात का फायदा
इस बात का फायदा कि जो उसका किंग था उसने कहा कि नहीं हम अपनी जो नेवी है वो ग्रेट ब्रिटेन से ग्रेटर बनाएंगे, तो उस बात का फायदा फ्रांस ने उठाया। फ्रांस ने क्या किया, उसने जाके संधि, सीक्रेट संधि कर ली ग्रेट ब्रिटेन से कि नहीं, हमें लग रहा है कि जर्मनी अपना सर उठाएगा और हम इसको दबाएंगे, ठीक है ना। तो इसने इसके साथ संधि कर ली और समहाउ इसने रशिया से भी, फ्रांस के लोग का जो वो था नेशनलिस्ट थे, तो उन्होंने समहाउ रशिया से भी एक गुप्त संधि कर ली कि नहीं ठीक है, आप जर्मनी के साथ रहते आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर 3-4 एक कंट्री एक गुट में आ गया और बाकी की सारी कंट्री दूसरे गुट में आ गए। जापान जो है वो पहले एलाइड उसके साथ गया, मतलब दो गुट थे, एक तो एक एक्सेस ग्रुप बना जो जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली ये सब लोग थे एक गुट में, और आपका जापान, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया ये सब एक गुट में बन गए, ठीक है ना। तो पहले जो है रशिया पर, जापान कैसे आया पिक्चर में, रशिया पर मंचूरियन रीजन था, तो वो मंचूरियन रीजन काफी दूर था मॉस्को से, मॉस्को इधर है, तो मॉस्को से काफी दूर था मंचूरियन रीजन। तो जापान ने बहुत एकदम से एग्रेसिव होकर उस पर हमला बोल दिया और मंचूरियन रीजन छीनना चाहा रशिया से। मंचूरियन रीजन छीनना चाहा, अब इतने में वो कुछ इतनी फास्ट फैसिलिटी नहीं थी उस समय कि मॉस्को से वो अपनी पूरी आर्मी मंचूरियन भेजे हैं, और जब तक वो पहुंच पाया उनकी आर्मी तब तक वो सब वॉर हार चुके थे, मंचूरियन वॉर। तो रशिया ने क्या किया, रशिया ने बदला लेने की सोची। रशिया ने क्या किया, इधर से ये आप देख रहे हैं ये नॉर्थ सी से उसने सोचा कि मैं इधर से जाता हूँ, इधर से एक्सेस करके इधर से जाता हूँ, लेकिन गलती यहाँ हो गई कि रशिया ने ग्रेट ब्रिटेन की एक पनडुब्बी थी, उसने सोचा कि जापान की पनडुब्बी है, उसने पनडुब्बी डुबा दी, ठीक है, डूब गई पनडुब्बी और यहाँ पर ब्लॉकेज कर दिया, ग्रेट ब्रिटेन ने नहीं जाने दिया। तो इस बात को का एहसान जो है जापान ने बहुत माना उसका, और उन्होंने ये कहा कि ठीक है अगर फर्स्ट वॉर होता है तो हम जो है ग्रेट ब्रिटेन के साथ वॉर लड़ेंगे, ठीक है। तो रशिया समहाउ किसी रीजन से आया, ग्रेट ब्रिटेन ने जापान को अपने साथ किसी रीजन से लिया, फ्रांस ने अपने साथ लिया, लेकिन इटली जो है ये पासा पलट दिया, इटली ने साइड चेंज कर दी। इटली में इन्होंने ये कहा कि ऐसा है, हम जब जीतेंगे क्योंकि हम ही स्ट्रॉन्ग साइड हैं और हम ही जीतेंगे, तो तुम्हें वहां कुछ नहीं मिलेगा, आप हमारे एक्सिस साइड में एक्सेस पावर के साथ रहते आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा एलाइड पावर के साथ। तो वो एलाइड पावर में वॉर से पहले इटली शिफ्ट हो गया। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, पोर्तुगाल है, पोर्तुगाल भी, पोर्तुगीज भी, ये भी अपने एलाइड सर्विस के साथ लड़े थे। बाद में यूएस भी कूद गया था क्योंकि जर्मनी ने एक क्रूज शिप यूएस की डुबा दी थी, ठीक है ना। It is known as the Great War. It was fought between 28 July 1914 to 11 November 1918. Almost 3 years ये वॉर लड़ा गया, और ये एलाइड पावर और सेंट्रलाइज्ड पावर यानी एक्सेस पावर के बीच में लड़ा गया, ठीक है ना। और इसमें ये मैंने आपको बता दिया, रशिया, ब्रिटेन एंड फ्रांस वर टू द वन साइड, यूनाइटेड स्टेट जॉइंड देम लेटर, देन जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर में यहाँ पर रह गया आपका, ऑटोमन एम्पायर में क्या रह गया, यहाँ पर सिर्फ आपकी टर्की रह गई और बुल्गारिया, ठीक है ना। तो हुआ ये था कि सर्बिया में घूमने फिरने के लिए गए थे, सर्बिया में, हाँ, बॉस्निया एक जगह थी जिसे जहाँ पर सर्ब्स ज्यादा रहते थे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो वहां पर ऑस्ट्रिया हंगरी ने क्योंकि कैप्चर कर लिया था उसको, तो वहां का जो प्रिंस था ऑस्ट्रिया हंगरी का, वो घूमने गया और वहां पर किसी सर्ब ने उसे मार दिया। तो अब ये बवाल ये हुआ, 1914 में वो घूमने गए थे, तो बवाल ये हुआ कि भाई हम इसको आप सजा दीजिए और इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे। तो जो सर्ब्स थे वो गुस्से में आ गए, उन्होंने कहा भाई हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उतना ही बहुत है, और आपको और क्या चाहिए। लेकिन ऑस्ट्रिया हंगरी के जो वो हैं लीडर्स हैं, जो वहाँ के जो राजा थे, उन्होंने कहा नहीं, आप पे हम कैसे विश्वास कर रहे हैं, हाउ कैन वी बिलीव इन यू, ठीक है ना। तो दिस वाज द इवेंट कि ये एक्सपेंशन एक वो था जर्मनी में, मैंने आपको बताया विलियम सेकंड आए थे एंड ही टर्न द टेबल
उन्होंने जो बिस्मार्क की जो अलायंस, जो सीक्रेट जो ट्रीटी की थी बिस्मार्क ने ब्रिटेन के साथ, उसने उसको पलट दिया। ही मूव द टेबल अगेंस्ट ब्रिटेन। और विलियम जो सेकंड है, इन्होंने बहुत अगेंस्ट कर दिया पूरा, और इस तरह से ट्रिगर कर दिया वॉर, ठीक है ना। तो इसमें यूरोपियंस देख रहे हैं आपकी एक ट्रिपल अलायंस हुआ था, जैसे मैंने बताया कि 1882 में ट्रिपल अलायंस हुआ था। ये बिस्मार्क ने कराया था ट्रिपल अलायंस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली प्लस रशिया में के बीच में ये ट्रिपल अलायंस हुआ था, ठीक है ना। तो ट्रिपल अलायंस में ये तय हुआ था कि ऑस्ट्रिया हंगरी को समहाउ जो भी जीता हुआ इलाका उसको मिल जाएगा, लेकिन वो बाल्टिक कंट्री का, और रशिया वाजंट हैप्पी अबाउट इट। लेकिन समहाउ बिस्मार्क प्लेड हिज कार्ड वेरी स्मार्टली, उसने रजामंद कर लिया रशिया को, और ऑस्ट्रिया हंगरी को जो जीता बोस्निया का जो जीता हुआ इलाका है वो दिलवा दिया था, ठीक है ना। चलिए मूविंग ऑन टू, ठीक, ये 1914 में ये मैंने जो आपको बताया था ये है। इधर से पोर्तुगाल ने ज्वाइन किया अलाइड सर्विसेज को, अलाइड पावर को। फ्रांस था, ग्रेट ब्रिटेन था, ठीक है ना, जापान था, रशिया था, ठीक। मूविंग ऑन टू, चलिए देख लेते हैं व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द वॉर, ठीक है ना। क्या क्या कॉजेज थे जिसकी वजह से वॉर शुरू हुआ, सब चलिए। तो अफ्रीकन में जो बंदर पार्ट थी, जर्मनी का कुछ पार्ट था, रशिया का कुछ पार्ट था, और आपका अमेरिकन का भी कुछ पार्ट था, ठीक है ना, और ब्रिटेन का, फ्रांस का, इन सब कुछ कुछ पार्ट्स थे। तो पहले बात तो उस पर टेबल पे थोड़ी गहमा गहमी हो गई थी। तो इंपेरियलिज्म वाज वन ऑफ द रीजन कि एक्सपेंशन तो हर कोई चाहता है। That's why they were fighting over Baltic Sea. They want to expand, they want to access, some people, some countries want to access, they were dying to get an access through the Black Sea and then through the Mediterranean Sea. ठीक है ना, ठीक है। मिलिटराइजेशन, मिलिट्री को बढ़ाना, एक्सपैंड करना, ये 20th सेंचुरी में था। ग्रेट ब्रिटेन अपनी नेवी को एक्सेस बढ़ा रहा था, और जर्मनी को, क्योंकि जब विलियम सेकंड आया तो जर्मनी को उसने भी कहा कि हम अपनी बेस्ट नेवी बनाएंगे। तो मिलिटरिज्म हुआ, इंपेरियलिज्म हुआ। इंपेरियलिज्म आप समझते हैं कि एक्सपेंड करना, दूसरी कंट्रीज में कंट्रोल करना, ठीक है ना। तो इंपेरियलिज्म एक तो रीजन था, और एक मिलिटरिज्म रीजन था। फिर था नेशनलिज्म, जो बाल्टिक सी में ये हुआ ना कि भाई हमें अपने नेशंस के लिए लड़ना है, ठीक है। ये भी एक बहुत मेजर कॉज था आपके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के होने का। फिर आ गया असैसिनेशन ऑफ आर ड्यूक मतलब प्रिंस फ्रांस फर्डिनेंड वो राजकुमार थे ऑस्ट्रिया हंगरी के जो विजिट पे गए थे, ठीक है ना। तो इनका नाम था फ्रांस फर्डिनेंड, एंड ही वेंट टू स्पेंड अ हॉलिडे with his wife, और उसकी वाइफ को along with his wife and himself he was shot dead, ठीक है। और इस तरह से आपका जो अलायंस थे, एक रशिया भी एक अलायंस में कूद गया आपके सर्बिया के साथ। उन्होंने कहा सर्बिया को प्रॉमिस कर दिया कि ठीक है, आप पे अगर ज्यादा आरोप हुआ और आप पर अगर मिलिट्री का आर्मी का कोई भी कॉज हुआ कि somehow army is attacking you of Austria and Hungary or Germany, I'm going to save you, ठीक है। फिर जर्मनी डिक्लेयर्ड वॉर ऑन रशिया। तो जर्मनी ने ट्रिगर, ये 1914 में जर्मनी ने क्या कहा, छोड़ो सब, और इसने रशिया पर वॉर डिक्लेयर कर दिया। और इस क्योंकि अलायंस में था ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर वॉर डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। ब्रिटेन डिक्लेयर, क्योंकि ऑलरेडी एक ट्रीटी हो चुकी थी ब्रिटेन और रशिया में, तो ब्रिटेन डिक्लेयर्ड अ वॉर ऑन जर्मनी, एंड सेम वाइज फ्रांस डिक्लेयर्ड अ वॉर ऑन जर्मनी, क्योंकि तीनों सारे एक साइड थे, ठीक है। और ठीक है, यही सारी चीजें थी। और एक और मैं चीज बता दूं आपको कि इसमें फर्स्ट बैटल ऑफ मार्ने एंड बैटल ऑफ सोमी एंड बैटल ऑफ
टेनिंगबर्ग एंड गैलीपोली, ये बैटल एंड वर्डन, ये 3-4 बैटल जो है ये हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने से पहले, ठीक है ना। चलिए फेजेस ऑफ वॉर, तो अब देखते हैं कौन कौन से फेजेस थे, कहाँ कहाँ हुए ये फेजेस। यूरोप में तो ऑलरेडी चल ही रहा था, बाल्टिक सी के बाल्टिक कंट्रीज के में विद इन वॉर चल ही रहा था, उधर यूरोप में भी, आपके वेस्टर्न यूरोप में भी आपका पहुंच गया था। जर्मनी फ्रांस से लड़ रहा है, फ्रांस ब्रिटेन से लड़ रहा, सॉरी जर्मनी ब्रिटेन से लड़ रहा है, फिर जर्मनी आपके यूरोप रशिया से लड़ रहा है, फिर अफ्रीकन में भी इस तरह से वॉर शुरू हुआ, और एशियन में भी जहां जहां इनकी कॉलोनीज थी वहां पर भी वॉर शुरू कर दिया इन लोगों ने, ठीक है ना। और somehow in 1917 अमेरिकन ज्वाइन, क्योंकि 1917 में अमेरिका की एक क्रूज शिप को डुबा दिया था, ठीक है। चलिए 1949, हाँ ठीक है, ये था, ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वॉर, कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए। सबसे जो डिफिकल्ट होता है वॉर में, किसी की जीत नहीं होती, सबको नुकसान ही होता है। तो कॉन्सिक्वेंसेस, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, बट यू नो इट इज वेरी क्लियर कि भाई इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस तो होना ही है, पैसों का तो लॉस होना ही है। और वो लॉस किसने भुगता, वो लॉस इंडियंस ने भुगता, चाइनीज ने भुगता, वो लॉस हम लोगों ने पूरा किया, जबकि वी वर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन द वॉर, ठीक है ना। और ये कहा गया है कि जर्मनी एंड ग्रेट ब्रिटेन स्पेंड 60% ऑफ द मनी इन देयर इकोनॉमी प्रोड्यूस, जितनी उनकी जीडीपी थी उसका पूरा 60% जर्मनी ने अपना लगा दिया और ग्रेट ब्रिटेन ने अपना लगा दिया। और इस तरह से उन्होंने लोगों से भी उधारी लेनी शुरू करी। और एक तो ये तो हो गया इकोनॉमिकली, और उसमें हुआ क्या कि वर्साई की संधि हुई थी, वर्साई की ट्रीटी हुई थी, जिसमें यह तय हुआ कि वर्साई के अंतर्गत आपको जो भी वॉर का जो भी आपका बेयर हेड है, जो भी आपका वॉर हेड है, जो भी आपकी कमियां हैं, जो भी आपके नुकसान है, वो सब आपकी जर्मनी भरेगी। तो जर्मनी को बहुत लॉसेस हुआ उसमें, और वर्साई की संधि लाद दी गई जर्मनी पर, क्योंकि भाई तुम सारा नुकसान तुम्हारी वजह से हुआ, तुम हो कल्प्रिट और तुम भरोगे। इतना तक उनकी इकोनॉमी ड्रॉप हो गई थी कि अगर एक ब्रेड भी खरीदा जाना पड़ता था ना, तो उन्हें ट्रॉली भर के पैसा अपना लेके जाते थे, ठीक है ना। पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस, पॉलिटिकल क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, पॉलिटिकल इस तरह से कॉन्सिक्वेंसेस हुए कि पूरा डेमोग्राफिक चेंजेस बदल गया। भाई लॉरेंस एक जगह थी जो आपके जर्मनी ने पहले फ्रांस से लिया था, वो बाद में फिर वापस, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार गया तो फ्रांस ने पहले तो वो लिया। फिर एक रेन क्या बोलते हैं, राइन की वो बनाई, खाई बनाई, एक राइन की बाउंड्री बनाई अपने बीच में, अपने और जर्मनी के बीच में, ठीक है। और ये हुआ कि जो जीते हैं भाई वही अब रूल करेंगे, वही राज करेंगे, ठीक है ना। इसमें मोनार्की, जो बहुत सारे जो आपके जो राजा थे वो खत्म हो गए इसमें। अब ये कौन कौन से राजा थे, कहाँ कहाँ गए, जैसे जार जो थे, जार रशियंस होते हैं, जार निकोलस सेकंड, ये इन्होंने अपना पूरा खानदान झोंक दिया वॉर में, एंड ही लॉस्ट हिज ब्लड लाइन, उन्होंने अपने पूरा खानदान खत्म हो गया उसमें। काइजर विलियम सेकंड, जिन्होंने जर्मनी का वॉर को लीड किया था, वो खत्म हो गए। एम्परर चार्ल्स ऑफ ऑस्ट्रियन हंगरी, ये खत्म हो गया। और सुल्तान ऑफ ऑटोमन एम्पायर, ये खत्म हो गया, ठीक है ना। तो 4 मेजर कंट्रीज में जो ब्लड लाइन थी वो खत्म हो गई इसमें, जो कि एक बहुत, और यहाँ पर इन सब जगह पर धीरे धीरे नेशनलिज्म ने ग्रोथ किया। और नेशनलिज्म समहाउ आपका नेशनलिज्म समहाउ, क्योंकि वाइमार पार्टी आ गई थी जर्मनी में वाइमार पार्टी आ गई थी, एक बोल्शेविक रिवोल्ट आ गया था रशिया में, ठीक है। और सुल्तान, ये इन्होंने कमल पाशा थे, उन्होंने अपने आप को जो उसकी खलीफा की वो थी उसको उन्होंने खत्म कर दिया, जो खलीफा का जो पद था उन्होंने खत्म कर दिया। तो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल चेंजेस आए थे उस समय, एंड न्यू कंट्रीज वर फॉर्म। ऑस्ट्रिया एंड हंगरी वर कार्व्ड इनटू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट, जो ऑस्ट्रिया हंगरी था वो टूट के बहुत सारे राज्य बन गए, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज बन गए। रशिया एंड जर्मनी गेव लैंड टू पोलैंड को रशिया और जर्मनी को, क्योंकि रशिया ने तो बीच में ही वॉर छोड़ दिया था,
तो जब वॉर छोड़ा तो जर्मनी ने उससे जो मुआवजे के रूप में बहुत सारी लैंड ली और जर्मनी कॉन्सिक्वेंटली हार गया। तो ये हुआ कि जो रशिया की जो प्रॉपर्टी थी, जो लैंड थी और जो जर्मनी की लैंड थी, वो जो है बहुत सारा जीता हुआ हिस्सा पोलैंड को दे दिया गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, क्योंकि पोलैंड ने आपकी एलाइड कंट्रीज को ज्वाइन किया था। तो पोलैंड को बहुत ज़्यादा गिफ्ट मिला, जिसका बदला बाद में जाकर हिटलर लेगा। पोलैंड में बहुत सारे उसने कंसंट्रेशन कैंप लगाए, बहुत प्रताड़ित किया उसने लोगों को, ठीक है ना। कंट्रीज इन द मिडल ईस्ट वर पुट अंडर द कंट्रोल ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड फ्रांस। जो मिडिल ईस्ट में जो कंट्रीज थी, जैसे यूएई हुआ, सऊदी हुआ, ये सारी चीज़ें थी, ये स्मॉल स्मॉल जो कंट्री थी जो ऑटोमन एम्पायर के अंडर में आती थी, इनको कंट्रोल दे दिया आपका ग्रेट ब्रिटेन को। जहां पर अब देखते हैं स्विस कैनाल है, स्विस कैनाल भी अभी तो इजिप्ट के अंडर में है, लेकिन स्विस कैनाल वाज एट दैट टाइम वाज बिल्ड बाय ग्रेट ब्रिटेन। और ग्रेट ब्रिटेन के और फ्रांस को उसमें बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, बहुत ज़्यादा इनको लैंड मिल गई और इनको बहुत सारे ऐसे क्रूशल पिन पॉइंट करने वाले ट्रेडिंग पॉइंट्स मिल गए, जैसे स्विस कैनाल हुआ जहाँ पर बहुत ज़्यादा व्यापार होता है। तो वहाँ पर ऐसे ऐसे उन्होंने आपके पॉइंटेड इलाके, जो ट्रेडिंग पॉइंटेड इलाके ना, उनको उन्होंने इख्तियार कर लिया। और जो भी थोड़ा बहुत बचा कुचा था वो फिर बाद में ऑटोमन एम्पायर का जो भी बचा कुचा इलाका था वो फिर बाद में टर्की बन गया, टर्की बना दिया उन्होंने, ठीक है ना। तो ये मतलब एक चेंजेस हुए हैं, ठीक है ना। अब यूरोप 1922 में दिखता कैसा है देखिए, चलिए। ऑस्ट्रिया हंगरी अलग अलग कंट्री हुआ, ठीक है ना। जर्मनी अलग है और फ्रांस तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ये देख रहे हैं आप। और ये वो इलाका है जो जर्मनी से लिया था फ्रांस ने, और लॉरेंस याद है, ठीक है। पोलैंड को यहाँ से नीचे से बहुत सारा इलाका यहाँ से मिल गया था, पोलैंड को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। रोमानिया, यूगोस्लोवाकिया, ये जो बाल्टिक कंट्रीज थे ये फिर कॉन्सिक्वेंटली यूगोस्लोवाकिया बन गए, बुल्गारिया हुआ। और टर्की देखिए, पूरा का पूरा टर्की था जो कि सिर्फ इतना सिमट के रह गया, ये रह गया आपका टर्की। चलिए मूविंग ऑन टू, चलिए कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वॉर, सोशल उसी इस पर चल रहे हैं हम लोग। पहले तो इकोनॉमिकली हमने देखा, इकोनॉमिकली क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए थे, पॉलिटिकली हमने देखा क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए थे। अब देखते हैं सोशली क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए थे। सोशली में हुआ कि भाई बर्थ रेट बहुत डिक्लाइन हो गई थी, बहुत लोग मर गए थे, तो बर्थ रेट पे तो इफेक्ट पड़ना ही था, ठीक है ना। तो बहुत सारी जो औरतें थी वो विधवा हो चुकी थी, बहुत सारे आदमी थे जो वुंड हो चुके थे। तो बर्थ रेट इस चक्कर में बहुत ज़्यादा मतलब डाउनफॉल हुआ। और वुमेन का जो रोल था, पहले तो वुमेन जो है, क्योंकि बची कुछ ही क्या थे उन सब में, सब वुमेन से तो बची थी, तो वुमेन ने एक वाइटल रोल अदा करने का पहल हुआ यहाँ पर वुमेन्स का। एंड the role of the women also changed and they played a major role in replacing the men in the factories। तो वुमेन ने एक वुमेन एम्पावरमेंट का भी काम किया। ऐसा सोशल चेंजेस, ऐसा सोशल डेमोग्राफिक चेंजेस हुआ कि वुमेन को ज़्यादा रोल प्ले करने को मिला और वो एक फैमिली को सस्टेन करने का काम किया। तो वहाँ से ये मालूम चला कि नहीं ठीक है, वुमेन कैन प्ले एंड दे कैन सस्टेन देयर ओन फैमिली, ठीक है ना। अपर क्लास लॉस्ट देयर लीडिंग रोल इन द सोसाइटी। यंग मिडिल एंड लोअर क्लास मैन एंड द वुमेन डिमांडेड अ से इन फॉर्मिंग देयर कंट्री। यानी जो छोटे तबके के लोग थे उन्होंने फिर अपनी पॉलिटिकल ग्रोथ की, पॉलिटिक्स में आए। और जो रिच थे, क्योंकि वो बहुत सारा उन्होंने फाइनेंशियल लॉस झेला था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो वो डाउनफॉल हुआ और एक अपब्रिंगिंग हुआ। लोअर का जो तबके का जो आदमी था, जो नीचे तबके का आदमी था, उसने ग्रोथ करनी शुरू कर दी। चलिए, ट्रीटी ऑफ वर्साय, ये जो मैं आपको पढ़ाना चाहता था, तो इसमें ट्रीटी में क्या हुआ, इसको जर्मनी को इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि भाई सब गलती आपकी है, जर्मनी की है, एंड जर्मनी यू हैव टू पे द मेजर लॉसेस। तो 28 जून 1990 को एक लीग बना था, लीग ऑफ नेशंस, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन, जर्मन, फ्रांस, ये सारे लोगों को शामिल किया गया था। और इन्होंने इम्पोज किया वर्साय की ट्रीटी, ठीक है ना।
और इन्होंने ये कहा कि अब हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में नहीं जाएंगे। लेकिन एक्चुअली में जो ट्रीटी उन्होंने ला दी जर्मनी पर, दैट वाज द रूट कॉज दैट एजिटेटेड हिटलर ने इसी बात का फायदा उठाया और हिटलर ने अपनी जर्मनी की जो जनता है उसे इसी बात पर भड़काया कि नहीं देखो